नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वन मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड स्टॉक के बारे में। देखो, आज इस स्टॉक के बारे में मैं आपको ऐसे 3 पॉइंट बताने वाला हूं जो हर एक इन्वेस्टर्स को हर एक स्टॉक के बारे में बिल्कुल जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक इन्वेस्टर्स को जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, उसको अगर वो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको ये 3 पॉइंट बिल्कुल पता होने चाहिए जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखो, अगर आप ये 3 पॉइंट किसी भी स्टॉक के बारे में जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न। मतलब आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न जरूर चेक करने चाहिए। आखिर उसने पिछले 5 सालों में उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया है, जहां से आपको एक आइडिया मिलेगा, एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे उस स्टॉक में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम उस स्टॉक पे कितनी गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम वो स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में दूसरा सबसे मेजर पॉइंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जरूर चेक करना चाहिए। देखो, मोस्टली बंदे क्या करते हैं, जब किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बेसिक फंडामेंटल देखते हैं, बेसिक नज़रिए से देखते हैं। वो देखते हैं कि भाई प्रमोटर की इतनी होल्डिंग है, एफआईआई की होल्डिंग भी ठोक ठोक के भरी हुई है, डीआईआई की होल्डिंग भी ठोक ठोक के भरी हुई है, तो भाई स्टॉक आने वाले टाइम में भर भर के रिटर्न देगा। काफ़ी बंदे ये सोचते हैं अगर मान लो प्रमोटर, डीआईआई और एफआईआई की होल्डिंग अगर किसी स्टॉक में ठोक ठोक के भरी है तो भाई वो स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सारी एनालिसिस जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये एनालिसिस आपको तब पता चलेगी जब आप किसी भी स्टॉक के बारे में 4 या 5 साल तक डीप एनालिसिस करोगे, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी। अगर आप ये सोचते हो भाई 1-2 साल का यहाँ पे अगर मैं एनालिसिस करूँगा तो उसी से ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखो, हम लोग काफ़ी स्टॉक्स की दिन भर में वीडियो बनाते हैं और हर एक डेटा को हम बारीकी से चेक करते हैं, तब जाके हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। वो भी काफ़ी लंबे टाइम के बाद इन चीज़ों का पता चलता है जो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सरलता से आपको बताने वाला हूं। देखो, किसी भी स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो भाई मान लो वहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में रिटर्न कम देखने को मिलेगा और स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मान लो किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनेगा या फिर वो स्टॉक आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं वो प्रमोटर आते हैं, जो कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी होती है। मोस्टली बंदे सोचते हैं कि पब्लिक इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आती है। अगर आप भी यही सोचते हो तो भाई आपको अपनी फंडामेंटल एनालिसिस स्किल को काफ़ी हद तक इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रमोटर के बाद अगर जो सबसे कम पैनिक इन्वेस्टर्स आता है स्टॉक मार्केट में वो पब्लिक इन्वेस्टर्स आता है, और स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है वो एफआईआई और डीआईआई आता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो पब्लिक इन्वेस्टर्स से हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का मामला हो या फिर मार्केट में एनालिसिस का मामला हो। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर वहाँ पे गिरावट शुरू हो गई है, तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं, बिकवाली करके निकल जाते हैं, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स पैनिक होना स्टार्ट करते हैं और एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें स्टॉक में देखने को मिलता है और उस टाइम एक बड़ी गिरावट मार्केट में जन्म लेती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है
किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। एक फ्लैक्चुएशन लेवल के लिए एफआईआई और डीआईआई का जो लेवल मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ वो कम से कम 10 या 15% होना चाहिए। अगर एफआईआई डीआईआई का 15 या 10-15% से ज़्यादा लेवल हो जाता है होल्डिंग का, तो वहाँ पे एक बड़ा फ्लैक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। और अगर मान लो किसी भी स्टॉक में एफआईआई या डीआईआई की होल्डिंग 35-40%, 30-35-40% को क्रॉस कर जाती है, तो भाई वहाँ पे समझ लेना आने वाले टाइम में एक बड़ी गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं तीसरे सबसे मेजर पॉइंट के बारे में, जो होता है फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब मैं मान लो कि मोस्टली अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इस स्टॉक की मुझे फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताओ, तो जाहिर सी बात है आप सिर्फ एक ही चीज़ आपके माइंड में आएगी कि भाई कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट में कितना रिवेन्यू जनरेट किया। आप ये सोचते हो भाई कंपनी जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस आई है उसके अंदर जो रिवेन्यू जनरेट किया है वही कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन होती है। तो भाई ऐसा सोचना काफ़ी ज़्यादा गलत है। देखो, देखा जाए तो रिवेन्यू वो भी एक परफॉर्मेंस का हिस्सा है, लेकिन जो डीपली जो पॉइंट होते हैं वो पॉइंट वो वहाँ से आपको क्लियर नहीं होंगे। जो कंपनी की ओरिजिनल फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपको चेक करनी है तो उसके लिए आपको 3 पॉइंट देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, कंपनी के इनकम सोर्सेज काफ़ी हो सकते हैं। कंपनी की ऑपरेशनल एक्टिविटी से प्रॉफिट जनरेट होता है, कंपनी का रिवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करती है, अदर कंपनीज के साथ भी इन्वेस्टमेंट करती है, सब्सिडी में भी इन्वेस्टमेंट करती है, म्यूचुअल फंड बॉन्ड वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट करती है। और सबसे इनकम मिला के कंपनी को जो इनकम आती है उस टोटल इनकम को एक रिवेन्यू का नाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे मेजर पॉइंट होता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि भाई कंपनी ने अपने दम पे, अपने स्टाफ, अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज के दम पे आखिर कितना ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट किया है, या कोई कंपनी अपना प्रॉफिट रिवेन्यू जनरेट करने में सक्षम है या नहीं है। अगर कोई कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जनरेट करने में सक्षम नहीं है तो भाई वो अदर इनकम सोर्सेज चाहे कितने भी हो, उस कंपनी में आने वाले टाइम में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले ही मिलेगी। क्योंकि कंपनी के खुद के दम पे अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करने का दम नहीं है, तो भाई जाहिर सी बात है उस स्टॉक में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिले ही मिलेगी। अब बात करें अगर दूसरे बाकी पॉइंटों के बारे में, तो दूसरा पॉइंट होता है रिजर्व और सरप्लस का। मान लो आप कितनी भी इनकम लेते हो, सैलरी आपकी कितनी भी हो, लेकिन अगर आपने 4-5 साल में 8-10 लाख रुपए की सेविंग कर ली, तो इसका मतलब है कि भाई आपका जो रिजर्व है वो 8-10 लाख का हो गया है। ठीक है, आप एक फाइनेंशियली तौर पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गए हो। इसलिए हमेशा कंपनी का रिजर्व आपको ज़रूर चेक करना चाहिए, जिससे आपको पता चलता है भाई कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कंपनी डेबिट में है या डेबिट फ्री चल रही है। तीसरा जो सबसे मेजर पॉइंट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट का। देखो, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो अपने बिजनेस को सीमित दायरे तक रखती है, और काफ़ी ज़्यादा कंपनी ऐसी होती है जो अपने बिजनेस को लगातार फैलाती रहती है, एक्सपेंड करती रहती है, मार्केट में फैलाती रहती है। जो कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है उसके लिए इन्वेस्टमेंट करती है, तो उस कंपनी में स्कोप भी ज़्यादा होते हैं आपके लिए, साथ में वहाँ पे आपको आने वाले टाइम में रिटर्न भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट का पॉइंट जरूर देखना चाहिए कि भाई कंपनी ने मार्केट में आखिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, जिससे पता चलता है भाई कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है या फिर एक सीमित दायरे में कर रही है। अगर कोई कंपनी सीमित दायरे तक अपने बिजनेस को रखती है तो वहाँ पर आपको स्कोप भी कम मिलेंगे और आने वाले टाइम में स्टॉक में रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इन तीनों पॉइंट के बारे में जो मैंने आपको बताया, स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न और स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन। इन तीनों पॉइंट को हम क्लियर करने वाले हैं वन मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड स्टॉक को लेके। तो यहाँ पे मैं सारे पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ, एक नज़र आप स्क्रीन पे जरूर डालिए। अगर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो भाई यहाँ पे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न आपके सामने स्क्रीन पे है। अगर यहाँ पे ये सारे रिटर्न शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की फॉर्म में मैंने आपको दिखाए हैं, ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। देखा जाए तो पिछले 5 साल में स्टॉक ने कोई भी खास यहाँ पे रिटर्न नहीं दिया। अगर आप स्टॉक को लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हो, 5 साल के लिए होल्ड करते हो, तो भी यहाँ पे बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अगर स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए भी होल्ड करोगे तो भी आपको स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो हम कह सकते हैं भाई ये स्टॉक ना तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल है और ना ही ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है। अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अगर आपको आज ही पता चला है कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो भाई समझ सकते हो कि आज आपके दिल पे क्या गुजरी होगी। देखो, ये स्टॉक ना तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल है ना ही लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, ये स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न कह रहे हैं।
अब बात करने वाले हैं स्टॉक के, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो भाई देखो स्टॉक को ना मार्केट में आया हुआ इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, स्टॉक को मार्केट में आया हुआ यहाँ पे करीब 1 महीने का टाइम हुआ है, ठीक है। ये जो रिटर्न्स यहाँ पे दिखा रखे हैं ये एक एस्टिमेशन रिटर्न्स हैं जो एप्लीकेशन ने ऑटो जनरेट कर रखे हैं। देखा जाए तो स्टॉक जब से मार्केट में आया है तब से एक बड़ी गिरावट स्टॉक में चल रही है, ठीक है। अब बात करें स्टॉक के, अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की, तो भाई यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है देखो, जनवरी 2024 में प्रमोटर होल्डिंग थी 34.21%, जो लगातार यहाँ पे घट के हो गई है, मतलब करीब हो गई है दिसंबर 2024 तक आते आते यहाँ पे करीब 25.18% के करीब यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग हो गई है। तो मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई स्टॉक को मार्केट में आए हुए करीब यहाँ पे इतना टाइम हो गया, लेकिन यहाँ पे लगातार जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो उसमें एक बड़ी गिरावट आई है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं कि प्रमोटर का यहाँ पे जो होल्डिंग है एक तो 50% से कम है, और दूसरा यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग में एक बड़ी गिरावट हमें लगातार देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट के 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी की। अगर DII और FII की होल्डिंग की बात करें तो भाई यहाँ पे देखो जनवरी 2024 में DII की होल्डिंग 0% थी, जो अचानक बढ़ के 8.85% हो गई है। साथ में अगर FII की होल्डिंग की बात करें तो वो भी 0% से बढ़ के 4.84% हो गई है। तो देखा जाए तो अचानक से होल्डिंग बढ़ गई है, एक फ्लक्चुएशन लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जो फ्लक्चुएशन का बड़े लेवल का फ्लक्चुएशन लेवल जो होना चाहिए उस लेवल से ये रेशियो अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम है। एक हेल्दी रेशियो में ये चल रहा है, लेकिन एक हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। देखो अब मान लो यहाँ पे होल्डिंग थी 0%, अचानक से यहाँ पे होल्डिंग बढ़ के हो गई 8.85%। क्या गारंटी कि भाई आने वाले टाइम में ये होल्डिंग 0% हो जाए या अचानक से 15% भी हो जाए। तो एक बड़ा फ्लक्चुएशन होता है हमेशा DII और FII की होल्डिंग के साथ। अगर बात करें पब्लिक इन्वेस्टर्स की तो भाई यहाँ पे जनवरी 2024 के अंदर जो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग थी वो 0% थी, अचानक ये होल्डिंग बढ़ के हो गई है 17.13%। तो देखा जाए तो पब्लिक इन्वेस्टर्स का यहाँ पे जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो यही है कि प्रमोटर की होल्डिंग 50% से नीचे चली गई है, जो सबसे बड़ा रीजन है। देखो कंपनी के साथ जो सबसे लंबे टाइम तक रुकता है वो प्रमोटर होता है, और अगर प्रमोटर ही स्टॉक से निकलने लग गए तो भाई स्टॉक को ऊपर लेके कौन जाएंगे, आप या हम या फिर FII थोड़े ना लेके उस स्टॉक को जाएगी, प्रमोटर ही लेके जाएंगे। और प्रमोटर आखिर जो कि प्रमोटर सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं कंपनी के बारे में, अगर वही अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं तो भाई कोई तो बड़ा मामला वहाँ पर चल रहा है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अगर बात करें स्टॉक में की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में तो भाई ये है स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन। यहाँ पे जो डेटा मैं आपको दिखाऊंगा वो यहाँ पे करोड़ों में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कंपनी के टोटल रिवेन्यू की बात करें तो दिसंबर 2023 में जो कंपनी ने अपना डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है वो 231 करोड़ का किया है रिवेन्यू, और यहाँ पे दिसंबर 2024 तक आते आते कंपनी का रिवेन्यू 275 करोड़ हो गया है। तो देखा जाए तो 275 करोड़ कंपनी का रिवेन्यू है, और कंपनी के अगर टोटल खर्चों की बात करें तो भाई खर्चे यहाँ पे 317 करोड़ है, मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपये वाला यहाँ पे सीन चल रहा है। आमदनी 275 करोड़ है, खर्चे चल रहे हैं 317 करोड़। अब बात करते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, जो कि सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट होता है फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। अगर यहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2023 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8 करोड़ था, जो यहाँ पे बढ़ के मतलब घट के यहाँ पे -48 करोड़ हो गया। अब मुझे एक चीज़ यहाँ पे क्लियर आपकी हो जाएगी, देखो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो है -48 करोड़, तो भाई रिवेन्यू 275 करोड़ कहाँ से आ गया? सोचने वाली बात है। ये कहाँ से आया? अदर इनकम से आ गया, इंटरेस्ट से आया, और भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में इनके इनकम के सोर्सेज है जहाँ से ये रेवेन्यू जनरेट होकर आया। लेकिन कंपनी ने अपने दम पे अपने स्टाफ को लेके, अपनी प्रोडक्ट को लेके, अपनी सर्विस को लेके, अपनी इन हाउस टीम को लेके जो यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट किया है वो माइनस के अंदर रिवेन्यू यहाँ पे दिखाया है, वो भी -48 करोड़ का लॉस यहाँ पे दिखाया है। मतलब कंपनी ने रिवेन्यू तो कोई जनरेट ही नहीं किया, बल्कि यहाँ पे 48 करोड़ का लॉस और खाया है। तो आप सोच सकते हो कि भाई कंपनी के अंदर रिवेन्यू जनरेट करने का बिल्कुल भी दम नहीं है। अब ये स्टॉक चल कैसे रहा है मार्केट में, ये तो राम ही जाने। इतना ज़्यादा रिवेन्यू फिर कंपनी ने कहाँ से दिखा दिया? इसका मतलब भाई कंपनी के पास इन हाउस में कोई भी रिवेन्यू नहीं है, लेकिन अदर इनकम सोर्सेज खूब है, ठीक है। और देखो किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए जो सबसे मेजर पॉइंट होता है ना, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही होता है। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है वो होता है कि इन्वेस्टर्स हमेशा कंपनी की परफॉर्मेंस को देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। अदर इनकम सोर्सेज से हमें कोई लेना देना नहीं होता, उससे कंपनी को फ़ायदा होता है। इन्वेस्टर्स को तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही मतलब होता है। अब बात करें इस कंपनी के स्टॉक के रिजर्व और सरप्लस के बारे में, तो देखो यहाँ पे जो सरप्लस है, यहाँ पे मार्च 2021 का जो डेटा इन्होंने दिखाया है
ठीक है, वो यहाँ पे -69 करोड़ का था, मतलब कंपनी यहाँ पे कुछ कर्जे में चल रही थी और यहाँ पे अब रिजर्व बढ़ा के कंपनी ने 93 करोड़ हो गया है। तो देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे डेबिट फ्री है, मतलब कर्ज मुक्त है। ये पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है। अब बात करें इस कंपनी के टोटल खर्चों के बारे में, तो भाई यहाँ पे कंपनी के टोटल खर्चे थे 2021 में, मार्च 2021 के अंदर, यहाँ पे मार्च 2021 का डेटा है, तो यहाँ पे कंपनी के टोटल खर्चे थे 423 करोड़, जो इस साल तक आते आते हो गए 855 करोड़ का। अब बताइए आप मुझे, भाई कंपनी रिवेन्यू जनरेट कर नहीं रही है, ठीक है, और कंपनी के खर्चे इतने ज़्यादा चल रहे हैं। वही बात हो गई कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, बल्कि आमदनी 98 भी नहीं है, 98 तो फिर भी चलो प्लस में है, यहाँ पे माइनस में चल रहा है, मतलब आमदनी कर्जे में और खर्चा रुपया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगला जो सबसे मेजर पॉइंट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट का, कि भाई मार्केट में कंपनी अपने आप को, अपने बिजनेस को फैलाने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो मार्च 2021 में कंपनी ने मात्र 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, जो इस साल तक बढ़ के कंपनी ने 5 करोड़ कर दिया। तो देखा जाए तो मार्केट में कंपनी ने अभी तक 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं अपने बिजनेस को मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए, जो कि देखा जाए अगर कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो देखो कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 311 करोड़ का है, सॉरी 311 रुपए के आसपास है, 311 करोड़, सॉरी गलती हो गया, 311 रुपए 35 पैसे का यहाँ पे शेयर प्राइस चल रहा है। इतना ज़्यादा शेयर प्राइस होने के बाद भी कंपनी ने मार्केट में 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे शेयर प्राइस चल रहा है। इसलिए आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होगी, देखो नेगेटिव पॉइंट तो ये अभी भी नहीं है, लेकिन एक पॉइंट क्लियर यहाँ पे हो जाती है कि भाई शेयर प्राइस किसी का स्टॉक का चाहे कितना भी कम हो या ज़्यादा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सजलोन एनर्जी काफ़ी बड़ा ब्रांड है, काफ़ी मार्केट में वैल्यू है उस स्टॉक की, काफ़ी अच्छा रिजर्व चल रहा है उसका, काफ़ी अच्छे टाई अप्स हैं, काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। जबकि कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो वो रिवेन्यू इस स्टॉक से कहीं ज़्यादा है, कहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा रिवेन्यू है इसके। इस स्टॉक के अगर सारे रिजर्व, सरप्लसेस वगैरह सब कुछ मिला दिया जाए, खर्चे वर्चे सारे, तो उससे भी ज़्यादा कहीं रिवेन्यू बनता है। तो ऐसे कई स्टॉक है जहाँ पे कंपनी के अर्निंग काफ़ी ज़्यादा है और स्टॉक प्राइसेस काफ़ी कम है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि कंपनी के कभी भी शेयर प्राइस से कंपेयर नहीं करना चाहिए कंपनी की परफॉर्मेंस को, ठीक है। अगर बात करें तो कंपनी ने मार्केट में यहाँ पे 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, लेकिन हालांकि इन्वेस्टमेट काफ़ी कम है, लेकिन जो इनकम को यहाँ पे ऑपरेटिंग रिवेन्यू जो यहाँ पे कंपनी जनरेट कर रही है उसके कंपैरिजन में तो ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। साथ में कंपनी कर्ज मुक्त चल रही है, कंपनी के खर्चे लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। कंपनी का जो अदर इनकम सोर्सेज है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो लगातार यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग में गिरावट है, 50% से ज़्यादा गिरावट हो चुकी है प्रमोटर की होल्डिंग में। और अगर बात करें तो कंपनी के जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वन मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड स्टॉक को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो और आपको इन 3 पॉइंटों के बारे में, उस स्टॉक के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाले वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।